क्या है, तो हम क्या कहते हैं कि हमें क्या करना है, हमें जानना है कि हम कौन है, हम क्यों है, हम क्या है और क्या पर्पस है हमारे जीवन का। तो ये सारे प्रश्न जब हमें आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने अंदर देखने की कोशिश करते हैं, तभी हमें इन प्रश्नों के जवाब मिल सकते हैं, क्योंकि हमको खुद को ढूंढना है, राइट। तो जब हमको खुद को ढूंढना है तो हमें अंदर ही देखना पड़ेगा, हम बाहर तो नहीं देख सकते। तो जितना भी हम बाहर देखते हैं, बाहरी दुनिया को देखते हैं, उसके साथ साथ जब हम अंदर अपने आप में जागते हैं तो उस प्रक्रिया को योग कहते हैं। अब हमारा अल्टीमेट है अपने अपने आप को जानना। तो उस पाथ की तरफ पहुंचने के लिए बहुत सारे मार्ग है। उस हमारे अल्टीमेट एम को अचीव करने के लिए, जिसे हम स्पिरिचुअल लेवल में मोक्ष भी कहते हैं, तो मोक्ष को पाने के लिए देर आर डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स। जैसे कि यहाँ से अगर मैं बोरीवली रहती हूँ और मुझे चर्च गेट जाना है, तो बहुत सारे वेज से मैं जा सकती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ से डायरेक्टली कैब कर ली, या मैं यहाँ से ट्रेन से जा सकती हूँ, या अगर मेट्रो है, मेट्रो पॉसिबल है तो मैं मेट्रो से जाऊंगी, फिर मैं रिक्शा से। देयर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट वेज। तो माय अल्टीमेट एम कि मुझे चर्च गेट पहुंचना है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं यही मार्ग अपनाऊं, पर मैं कोई भी मार्ग से चर्च गेट की तरफ जा सकती हूँ। सेम वे जो हमारा अल्टीमेट एम है योग का, उसे पाने के लिए बहुत सारे मार्ग है, जैसे कि ज्ञान मार्ग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, हठ योग और मंत्र योग। तो आप किसी भी मार्ग को अपना के अपने अल्टीमेट एम की तरफ जा सकते हैं। तो आज हम हठ योग के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि हठ योग क्या है, और हठ योग में कौन से स्क्रिप्चर्स है, हिस्ट्री क्या है हठ योग की, और हठ योग के द्वारा हम अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम हठ योग के बारे में जानेंगे कि हठ योग का मतलब क्या है। तो हठ का अगर हम लिटरल मीनिंग देखेंगे तो उसका लिटरल मीनिंग है, हम कह सकते हैं कि फोर्सफुल, डिटरमाइन या एडमेंट। एडमेंट हम नहीं कहते ये बच्चा बहुत जिद कर रहा है तो ये बहुत हठी है। तो हठ का हम जब लिटरल मीनिंग पकड़ते हैं तो वो होता है डिटरमाइंड या फोर्सफुल, या फिर आप एडमेंट भी कह सकते हैं। तो हठ योग द्वारा जो हठ योग का मार्ग है वो बहुत ही डिटरमाइंड जो लोग होते हैं वही अपनाते हैं, क्योंकि हठ योग के मार्ग में डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। अगर हम कहीं पे भी रुक जाते हैं तो वो हम जीरो से फिर से शुरू करते हैं। तो इसलिए हठ योग के मार्ग को ऐसे कहा जाता है कि बहुत डिटर्मिनेशन जब हम रखते हैं तभी हम हठ योग का मार्ग सिलेक्ट करते हैं। तो हठ योग जो है वो तंत्र योग का भाग है। तंत्र योग का मतलब क्या है, तो तंत्र योग जो है फिजिकल बॉडी, फिजिकल बॉडी एज अ मीन्स टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो यूनिवर्स है हमारे आसपास, जो ब्रह्मांड है, उन्हीं तत्वों का हमारा शरीर भी बना है। तो तंत्र योग के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने अंदर देखते हैं और हम देखते हैं उस यूनिवर्स को अपने अंदर देखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वो तंत्र योग का भाग है। इसलिए हठ योग को ज्यादातर आपने देखा होगा कि सब कहते हैं कि बहुत फिजिकल ओरिएंटेड है। ज्यादातर उसमें फिजिक मतलब इट इज वेरी मच बॉडी रिलेटेड या फिजिकल ओरिएंटेड, बट दैट्स अ मिथ। बिकॉज हठ योग भी शुरुआत फिजिकल से करता है, पर उसका अल्टीमेट एम जो है वो है हमारा अल्टीमेट एम मोक्ष। तो फिजिकल से फ्रॉम ग्रॉस बॉडी टू गोइंग टूवर्ड्स द सटल बॉडी। पर आज आज मॉडर्न लाइफ में हठ योगा को ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल तक ही सीमित कर दिया है, और बहुत ज्यादा उसकी हिस्ट्री के बारे में या उसके आगे के प्रोसेस के बारे में ज्यादातर बात नहीं की जाती। या हम ऐसे देखने जाएंगे तो हम सब कहीं ना कहीं हठ योगी है। क्यों? क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं आसन, प्राणायाम, क्रियाएं, जो अगर क्रियाएं करते हैं, अगर हम क्रिया करते हैं, क्लिनजिंग क्रियाएं, तो हम हठ योगी है। इसके बारे में मैं डिटेल में आगे लूंगी। तो इसका मतलब है कि हठ योगा जो है वो तंत्र योग का भाग है, कुंडलिनी योग या आप क्रिया योग भी कह सकते हो। इट इज अ कॉम्बिनेशन टू हेल्प टू डेवलप एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल। ये हमारे सारे स्किल्स को डेवलप करता है, हमारे फिजिक को डेवलप करता है, हमारे प्राणिक एनर्जी को डेवलप करता है, वो हमारे मेंटल एनर्जी को डेवलप करता है। इट इज इसलिए इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स, जो हमें ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद करता है। और अगर हम देखेंगे थोड़ा सा पीछे, मतलब
हम एकदम एंशियंट न देखते हुए 6th सेंचुरी 15th सेंचुरी आसपास जहाँ पे स्क्रिप्चर फॉर्म में हठ योगा आया, तब हमें पता चला कि और भी बहुत सारे मतलब हठ योगा के हैं, जैसे कि ह और ठ, ये दोनों को बीज मंत्र कहते हैं। ह को सन से डिनोट करते हैं और ठ को मून से। मीन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज which is one is masculine, one is feminine, or you can say heating energy or cooling energy. तो ह और ठ का मतलब ये भी है कि हट मीन्स इन दोनों एनर्जीज को बैलेंस करना। हमारी बॉडी ये दोनों एनर्जी से बनी हुई है, हमारी हीटिंग एनर्जी एंड कूलिंग एनर्जी। तो इन दोनों एनर्जीज को बैलेंस करने का काम हठ योगा करता है। हठ योगा हमारी एनर्जीज को बैलेंस करता है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि यूनियन ऑफ ऑपोजिट, मीन्स हम अपने आप को डिस्कवर करते हैं। नेचर मतलब हम अपने आप का, हमारे अपनी सेल्फ को समझते हैं बाय डेवलपिंग आवर स्किल्स, आवर अवेयरनेस, आवर कॉन्शियसनेस। ओके, सो ये बॉडी से शुरू होते होते माइंड, और माइंड से शुरू होते होते स्पिरिट, मीन्स हमारे आत्मा क्रॉस बॉडी से सटल बॉडी की तरफ जाने की जर्नी इज हठ योगा। ओके, अभी हम लोग देखेंगे कि हठ योगा की हिस्ट्री क्या है। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ हठ योगा? तो अगर हम हठ योगा की हिस्ट्री देखेंगे तो ज्यादातर क्या था कि पहले हठ योगी बहुत एंशियंट है, पर अगर हम स्क्रिप्चर्स फॉर्म में देखेंगे तो 15th सेंचुरी के बाद ही स्क्रिप्चर्स फॉर्म में हमने हठ योगा के बारे में जाना है। जैसे हम सब जानते हैं कि सबसे पहली बुक जो थी वो थी हठ योग प्रदीपिका, जो स्वात्माराम जी ने लिखी थी। पर जो मत्स्येंद्र नाथ है, the Nath lineage, they were the initiators in India for हठ योगा। इंडिया में जो हमारे वहाँ हठ योगा के बारे में जो फर्स्ट लिनिएज है वो है नाथ लिनिएज। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले नाथ जो थे वो थे महायोगी मत्स्येंद्र नाथ जी, और मत्स्येंद्र नाथ जी ने जो हठ योग की शिक्षा थी वो लॉर्ड शिवा से ली थी, जिन्हें आदि योगी भी कहते हैं हम। तो उनको हठ योगा के बारे में लॉर्ड शिवा से मिला था, और उन्होंने अपने डिसाइपल गोरक्षनाथ जी, जिनके बारे में हम बहुत देखते हैं, बहुत सारी जगह पर उनके बारे में हमने चर्चा भी की है कि उनकी केव्स है, उनकी स्कूल्स है, उन्होंने बहुत काम किया था हठ योगा को प्रोपोगेट करने में। और उनके डिसाइपल है स्वामी स्वात्माराम जी। तो स्वामी स्वात्माराम जी ने जितना भी ज्ञान गोरक्षनाथ जी या उनके गुरु से पाया वो सब उन्होंने कंपाइल करके एक बुक दैट इज हठ योग प्रदीपिका उन्होंने 15th सेंचुरी में लिखी। इसका मतलब ये नहीं है कि हठ योगा 15th सेंचुरी से शुरू हुआ है। हठ योगा बहुत ही एंशियंट है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत पहले के जमाने में, जब हम कह सकते हैं कि बुद्धिज्म या जैनिज्म के वक्त, हठ योगा को बहुत ज्यादा ही हम कह सकते हैं कि डीमोरलाइज किया गया था। ऐसा कहते थे कि ये ब्लैक मैजिक है, या इसमें कोई तत्व नहीं है, या इसमें कोई क्या बोलते हैं कुछ सक्षमता नहीं है। तो बहुत ज्यादा उसकी प्रोपोगेशन नहीं हुई थी। बट जब गोरक्षनाथ जी या ये नाथ लिनियज है, उन्होंने वॉन्डरिंग करके, मतलब क्या होता था कि ये जो हठ योगीज होते थे ना वो वॉन्डरर्स होते थे। वो क्या करते थे ना, अपनी तपस्या करते थे और एक विलेज टू दूसरे विलेज में जाके ओरली हठ योगा के बारे में सबको बताते थे कि अगर आप अपने शरीर को माध्यम रखते हुए भी आप अपने मोक्ष के द्वार की तरफ जा सकते हैं। तो ये जो ज्ञान है वो वॉन्डर कर करके सबको बताते थे। इसलिए ज्यादातर हम जो स्क्रिप्चर्स फॉर्म में बहुत कम देखते हैं हठ योगा के बारे में, बिकॉज ये जो योगी होते थे वो एक विलेज से दूसरे विलेज में जाते थे और बहुत घोर घोर तपस्या करते थे। तो जो तपस्या करते थे इसलिए उन्हें तपस्वी कहा जाता था। तब हठ योगी या ऐसे नहीं कहते थे उन्हें, वो तपस करते थे इसलिए उन्हें तपस्वी कहा जाता था। तो ये जो योगी थे वो वॉन्डरिंग कर करके हठ योगा के बारे में प्रोपोगेट किए, और उसके बाद से ये नाथ लिनिएज जो शुरू हुआ, उनके बाद से इंडिया में हठ योगा का जो प्रॉपर स्क्रिप्चर फॉर्म में, या हम जान सकते हैं कि अगर हम हठ योगा का मार्ग लेना चाहते हैं तो हमें कैसे आगे बढ़ना है, उसके बारे में जो भी हमें चीजें जाननी है वो हम ये स्क्रिप्चर्स में से देख सकते हैं। इसलिए जो मैंने अभी बताया उसकी वजह से हमने देखे हैं कि बहुत कम स्क्रिप्चर्स है हठ योगा के बारे में। जैसे हम कहते हैं हठ योग प्रदीपिका, वैसे घेरंड संहिता या हठ रत्नावली या फिर गोरक्ष रत्नावली, तो ये जो सारी चीजें हैं बस इतने ही स्क्रिप्चर्स है, काफी काफी कम है कंपैरेटिव टू द अदर पार्ट्स।
जैसे आप भक्ति योग के बारे में देखेंगे या वेदांत दर्शन के बारे में देखेंगे तो बहुत सारे उपनिषद है, बहुत सारे क्या बोलते हैं हम व्याख्यान है जिसमें हम उनके बारे में या उस पाठ के बारे में जान सकते हैं। पर हठ योगा में काफी कम स्क्रिप्चर्स है कंपैरेटिवली। ओके, तो ये है अ बेसिक हिस्ट्री। बट जो अल्टीमेट जो जनरल हठ योगा का एम है वो सेम है हर एक योग का, वो है अल्टीमेट एम इज सेल्फ रियलाइजेशन मोक्ष। हम सब क्या चाहते हैं एक जिंदगी में, हम सब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चाहते हैं, वो है इटर्नल हैप्पीनेस या पीस ऑफ माइंड। अभी हम जितने भी लोग इस ट्रेनिंग में है उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कॉन्फिडेंटली बोलेगा कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ और मेरे जीवन में कोई भी दुख नहीं है, मेरा मन एकदम शांत है। ऐसा कोई भी नहीं है। एवरीबडी इज समवेयर हैविंग some or the other pain in life और some or the other dissatisfaction in life, या कहीं ना कहीं हम खुश तो होते हैं। जैसे कि अगर सपोज मैं आज बहुत खुश हूँ, पर मैं आज खुश हूँ, ये जरूरी नहीं है कि आज की तरह ही मैं कल भी खुश रहूंगी, या ये पल में खुश हूँ तो मैं कल भी खुश रहूंगी, दूसरे पल में खुश रहूंगी, नहीं। तो ये जो खुशी है वो क्षणभंगुर है। हम क्या देख रहे हैं, इटर्नल हैप्पीनेस मींस जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है वो हमेशा हर हमेशा हमारे साथ रहे, हमारा मन है वो हमेशा के लिए पीस ऑफ माइंड में रहे। तो ये जो जर्नी है खुशी और पीस ऑफ माइंड की, उसे कहते हैं योग। योग हमें इटर्नल हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड की तरफ ले जाता है। इसलिए योग का इतना महत्व है, क्योंकि आज के जमाने में हमने देखा आफ्टर कोविड एवरीबडी इज मेंटली स्ट्रेस्ड। मतलब जितना फिजिकल प्रॉब्लम नहीं हुआ था उतना हम सबको मेंटल स्ट्रेस हुआ था कोविड के वक्त। इनफैक्ट उसके आफ्टर इफेक्ट्स हम अभी तक भुगत रहे हैं। कोई कह रहा है कि अभी उसकी वैक्सीन के जिन्होंने लिया उनको तकलीफ होगी, या बहुत सारे लोगों ने अपने लव्ड वंस को खोया। तो हमारी डेथ जो हमारे फैमिली में होती है उसका जो दर्द है, ये सारी जो है वो हमारे मेंटल पीस को कहीं ना कहीं खत्म कर देता है। तो हमें क्या करना है, योग जो है वो हमें इन सब दुख या फिर इन सब तकलीफों से बाहर निकालने का जरिया देता है। टू कम आउट ऑफ द सॉरोज। स्वात्मा राम जी का सिर्फ एक ही कहना है कि अपने आप को इस दुख भरी सौरो भरी जिंदगी से आपको अपने आप को ऊपर लाना है। टू कम आउट ऑफ द सॉरोज को खत्म करना। जैसे पतंजलि योग सूत्र में भी वही कहते हैं, चित्त वृत्ति निरोध। तो हमारे माइंड में जो भी मॉडिफिकेशंस होते हैं उनका निरोध करना, उनको शांत करना, ये हर अल्टीमेट एम हर योग का एक ही है। इटर्नल हैप्पीनेस, टू सेल्फ रियलाइज, अपने आप को एक्चुअली जानना। ठीक है, तो अभी हठ योग जो है वो कैसे शुरू होता है, वो ज्यादातर क्रिया से शुरू होता है। अभी क्रिया का मतलब क्या है, प्योरिफिकेशन। ये जो शरीर है, मैंने जैसे तंत्र योग के बारे में बताया था, तो हठ योग के लिए हमें ये शरीर की बहुत जरूरत है। तो अगर ये शरीर में टॉक्सिन्स है या ये शरीर में कोई तकलीफ है तो क्या हम अपने अल्टीमेट एम को पा सकते हैं, नहीं पा सकते। तो इसलिए आप देखेंगे कि हर एक हठ टेक्स्ट में सबसे पहले क्रिया का बहुत महत्व है। क्रियाएं ज्यादातर हठ टेक्स्ट में ही आप देखेंगे, और कोई भी आप योग का मार्ग देखेंगे कहीं पे भी फिजिकल ओरिएंटेड चीजें नहीं बताई गई है। राजयोग में भी कुछ हद तक आसन और प्राणायाम, अष्टांग योग है, पर ज्यादा आप अगर देखेंगे तो डिटेल में कि कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए, कौन से आसन करने चाहिए, कौन से प्राणायाम करने चाहिए, ऋतुचर्या, दिनचर्या, ये सब के बारे में ज्यादा जो भी डिटेल्स है वो सारे हठ योगा के टेक्स्ट में हम देखते हैं। तो क्रियाएं जो होती है वो षट क्रिया, ज्यादातर 6 क्रियाएं होती है जो हमारे बॉडी को प्योरीफाई करती है। ओके, तो क्रियाएं करते हैं, उसके बाद अपने शरीर को आसन और प्राणायाम के लिए तैयार करते हैं। आसन क्यों करते हैं, जिससे हमारे शरीर में स्ट्रेंथ आती है, क्योंकि हमें क्या करना है, डीप मेडिटेशन करना है, हमें तप करना है, उसके लिए हमें स्ट्रेंथ की जरूरत है, स्टेडीनेस की जरूरत है और हेल्दी फिटनेस की जरूरत है। तो ये सारी चीजें हमें किससे आएगी, आसन करने से। आसन के बाद हम करते हैं प्राणायाम, जिससे हमें लाइटनेस, वी फील वेरी लाइट, और हमारे जो एनर्जी चैनल्स है
वो सारे क्लीन हो जाते हैं, जिससे हमें हमारी एनर्जी, जिनको डेवलप करना है, जिनको अवेयरनेस, जिनका कॉन्शियसनेस बढ़ाना है, वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाए और हम अपने पाथ में इजीली आगे बढ़ सके। तो आसन और प्राणायाम के साथ जब हम मुद्रास और बंधास करते हैं तो हम अपने अल्टीमेट एम की तरफ जाते हैं, विच इज मेडिटेशन। मेडिटेशन इज कॉमन इन ऑल योग। आप मेडिटेशन कोई भी योग देखेंगे उसमें अल्टीमेट जो पाथ होता है वो मेडिटेशन होता है। तो आप हठ योग का मार्ग लेते हैं, भक्ति योग का मार्ग लेते हैं, या अज्ञान योग या कर्म योग, कहीं ना कहीं सब इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि सबका अल्टीमेट एम है सेल्फ रियलाइजेशन, और सब में डीप मेडिटेशन करके ही आप इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी हम थोड़ी सी क्रियाओं के बारे में जानते हैं। हठ योग प्रदीपिका के बेस पे मैंने ज्यादा कवर किया है। तो हठ योग प्रदीपिका में 6 क्रियाओं के बारे में बताया गया है। तो जो श्लोक है हठ योग में क्रिया के बारे में, वो है धौतिर बस्ती तथा नेति त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भाति चैतानी षट कर्माणि प्रचक्षते। मीन्स ये 6 क्रियाएं हैं जो हमें हमारे शरीर को पूरी तरह से क्लीन करने में मदद करती है। तो सबसे पहले है धौती बस्ती, बीबीएम, नेति, त्राटक, नौली एंड कपालभाति। तो अभी एक एक करके देखेंगे। यस, बस्ती, नेति, नौली एंड कपालभाति। यस, थैंक यू। ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को क्लीन करता है। अब हम सबको पता है कि हमने उस दिन आयुर्वेद का एक सेशन अटेंड किया था। तो हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, कफ, वात, पित्त। ये तीनों दोषों में अगर इम्बैलेंस होता है ना तो शरीर में व्याधियां आती है, और जैसे ही शरीर में व्याधियां आती है फिर शरीर में धीरे धीरे आदियां आती है। जब हम फिजिकली फिट नहीं होते तो धीरे धीरे हम मेंटली भी फिट नहीं रह सकते। इसीलिए सबसे पहले हमें को फिजिकल फिट होना बहुत जरूरी है, तभी हम अपने आप को मेंटली भी फिट कर पाएंगे, राइट। तो ये जो क्रियाएं हैं वो हमारे तीनों दोषों को क्लीन करती है, बैलेंस करती है, प्लस वो हमारे पूरे शरीर को क्लीन कर देती है, टॉक्सिन फ्री कर देती है। तो उसका मेन एम क्या है? मेन एम इज टू क्लीन द इंटरनल ऑर्गन्स, हेल्प इन हार्मनी फ्लो ऑफ प्राण थ्रू द मेजर नाडीज। कल ही हमने ईडा, पिंगला और सुषुम्ना के बारे में प्राणायाम के सेशन में सुना था। तो ये जो हमारी 3 मेन नाड़ियां है, उसमें से जो ईडा, पिंगला है, ये दोनों नाड़ियों को प्योरीफाई करती है और ये हमारे प्राण के फ्लो को एकदम इजीली फ्लो करने के लिए मदद करती है। तो जो धौती है वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्लीन करती है। जो मैं एक एक क्रिया को डिटेल में नहीं ले पाऊंगी वरना ये सेशन बहुत लंबा होगा, मैं सिर्फ जिस्ट कवर कर रही हूँ। बस्ती है जो हमारे कोलन को क्लीन करती है। नेति हमारे नेजल पैसेज को क्लीन करती है। त्राटक हमारे आईज को स्ट्रेंथनिंग करती है। जो नौली है, जिसे ज्वेल क्वेस्ट भी कहते हैं, जो स्वात्मा रिंजी की फेवरेट षट क्रियाओं में से है, वो है नौली, जो हमारे एब्डोमेन को मसाज करती है, हमारे एब्डोमेन की सारे ऑर्गन्स को स्ट्रेंथनिंग करती है। जो कपालभाति है वो हमारे फ्रंटल लोब ऑफ ब्रेन और हमारे लंग्स को क्लीन करती है, हमारे नेजल पैसेज को भी क्लीन करती है। तो ये सारी 6 क्रियाओं के बारे में हठ योग प्रदीपिका, गैरंड संहिता, इन सब में काफी डिटेल में दिया गया है। गैरंड संहिता में तो और भी धौती में बहुत सारे बाइफर्केशंस दिए है। हम सबको पता है कि हम सुबह उठते हैं तो हमें अपने आप को क्लीन करना है, विच इज वेरी कॉमन, राइट, विच इज वेरी हाइजीन इज सो कॉमन विद अस। हम आजकल कितना हाइजीन पे ध्यान देते हैं, पोस्ट कोविड तो हम ज्यादा ही हाइजीन पर ध्यान देते हैं। तो ये सारी जो क्रिया है वो हमें हाइजीन, मतलब हमें बहुत ज्यादा हेल्दी करती है और बहुत ज्यादा फिटनेस की तरफ लाती है। तो अभी हम देखते हैं कि ये षट क्रियाएं करने के बाद क्या फायदे होते हैं, कॉमन जनरल। गुड प्रैक्टिस टू ओवरकम लॉट ऑफ डिजीज कंप्लीटली। मतलब स्वात्माराम जी ने कुछ क्रियाओं के बारे में तो ऐसा कहा है कि अगर हम ये क्रियाएं करते हैं तो बहुत सारे प्रकार के कफ के जो रोग है वो खत्म हो जाते हैं, बहुत सारे प्रकार के हम बोलते हैं ना स्किन के डिजीज है वो खत्म हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम रेगुलर क्रियाएं प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे शरीर से बहुत सारे डिजीज खत्म हो जाते हैं। ये हमारे बॉडी और माइंड को हार्मनी में लाता है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर जब अच्छी तरह से टॉक्सिन फ्री क्लीन होता है
तो उतना ही हमारा मन शांत रहता है और बॉडी और माइंड के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है, विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर आवर अल्टीमेट एम। जो हमारे शरीर में 9 सिस्टम्स है, उन सारी सिस्टम्स को वो प्योरीफाई करने की पूरी कोशिश करता है। हम जब क्रियाएं रेगुलरली करते हैं तो हमारी जो 9 सिस्टम्स ऑफ द बॉडी है वो इन प्लेस रहती है। जब हमारी 9 सिस्टम्स इन प्लेस रहती है, ओवरऑल हमारे बॉडी में एनर्जी लेवल भी हाई रहता है। अब जब फिजिकल, हम सब सांसारिक जीव है, हम सबको काम करना है, योग भी करते हैं, हम काम भी करते हैं, हम फैमिली को भी संभालते हैं, तो हम सब में क्या चाहिए, एक स्फूर्ति चाहिए, एक एनर्जी चाहिए। तो अगर हम रेगुलर ये प्रैक्टिस करते हैं तो हमें अलग टाइप की एक एनर्जी रहती है, हम बहुत फ्रेश फील करते हैं, हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं और अपने जो रोजिंदा के काम है, जो हमारी क्या बोलते हैं डेली रूटीन है, उसे हम अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये है कुछ बेनिफिट्स ऑफ षट कर्मा। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि आगे जब हम क्रिया, हम हमारे शरीर को क्लीन कर लिए, वी आर डूइंग क्रिया, हमने अपने शरीर को अच्छी तरह से क्लीन कर दिया। नाउ आवर बॉडी इज रेडी फॉर आसन एंड प्राणायाम। तो आसन करने के लिए जब हम बैठते हैं तो आसन के बारे में स्वात्माराम जी कहते हैं, हटस्य प्रथमा गंत्व दासनम पूर्वमुच्यते, कुर्यात दासनम स्थैर्यम आरोग्यम अंगलाघवम। ये कहते हैं कि जितना हम जब हम आसन करते हैं वो हमारा प्रथम अंग है हठ योग प्रदीपिका का, और जब हम आसन की प्रैक्टिस रेगुलरली करते हैं तो हमें स्थिरता आती है, हमें आरोग्य मीन्स फिटनेस आता है, और अंग लाघवम लाइटनेस आता है। आप सबने देखा होगा, हम सब आसन प्रैक्टिस करते हैं कहीं ना कहीं, तो जब हम आसन की प्रैक्टिस करते हैं खत्म, उसके बाद एक अलग प्रकार की एनर्जी हमारे शरीर में होती है, हम बहुत लाइट फील करते हैं, हम पूरे दिन एनर्जेटिक फील करते हैं। तो स्वात्माराम जी का कहना है कि आसन हमारे शरीर को आरोग्य देता है, स्थिरता देता है और लाइटनेस देता है, अंग लाघव। ओके, तो ये हठ योग प्रदीपिका का फर्स्ट अंग है, और अष्टांग योग जो राज योग है उसका ये फोर्थ अंग है, जो हमारी स्ट्रेंथनिंग ऑफ अन्नमय कोश बाय फिजिकल एक्सरसाइज विथ कंप्लीट अवेयरनेस ऑफ बॉडी एंड ब्रीदिंग। इसका मतलब है कि ये हमारे अन्नमय कोश को स्ट्रेंथनिंग करता है। हमारा पंच कोश का शरीर, जहां हम शुरू कर रहे हैं क्रियाएं और आसन, जो हमारे स्थूल शरीर अन्नमय कोश के लिए हम करते हैं, और हमारे अन्नमय कोश को हम स्ट्रेंथन करते हैं। A connection that takes your attention away from the chaos of the outside world into your inner being with attention focus inward. One can become more aware of the way one habitually thinks or reacts to the situation without judging if such thinking or reactions are necessarily good or bad. इसका अर्थ होता है कि हम इतना अपने आप पर फोकस करते हैं आसन करते वक्त, अपने ब्रीदिंग पर, कि हमारा जो बाहर का केओस है या आउटसाइड वर्ल्ड है उससे हमारा मन हट जाता है और हमारा शरीर की तरफ मन बढ़ता है। हम बहुत बार देखिए, इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि आज के दिन में अगर सपोज मेरा झगड़ा होता है और मैं इमीडिएटली रिएक्ट करके आपको 2 शब्द कह देती हूँ और मैं चली जाती हूँ, पर जब रात को मैं शांति से बैठती हूँ और मैं उस वाक्य के बारे में या उस झगड़े के बारे में सोचती हूँ, तो मुझे रियलाइज होता है कि क्या मेरा रिएक्शन सही था, क्या मैंने ये बोलना चाहिए था, क्या वो सही हुआ, या ये नहीं हो सकता था, ये हो सकता था। पर कब हुआ? जब मेरा मन शांत हुआ। पर जब मैं झगड़ा कर रही थी तब मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था और मेरे मुंह से स्पॉन्टेनियसली ऐसी चीजें निकल गई जो आइडियली शायद नहीं निकलनी चाहिए। तो जब हम रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आसना करते हैं, हमारा मन इतना स्थिर होता है कि कोई भी स्थिति में हम अपने आप को, मन को स्थिर रख के कोई भी डिसीजन ले सके, ना कि हम एब्रप्टली किसी भी डिसीजन पे जंप करे, या हमें एंग्री, हमारा जो एंगर है, एंगर मैनेजमेंट कर सके, हमारे मन को एक जगह पर स्थिर कर सके। तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ द माइंड आल्सो हैपेंस विद आसना प्रैक्टिस। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि बाहर के केओस को न देखते हुए आप आसन करते वक्त पूरी तरह से अपने शरीर,
उसके मूवमेंट, अपने ब्रीदिंग पर फोकस करेंगे तो आप धीरे धीरे सही और गलत की समझ पा सकेंगे। हठ योगा का अल्टीमेट एम है अद्वैत। फिलहाल हम सब ड्यूअलिज्म में है, ड्यूअलिटी में है। हमारा अल्टीमेट एम क्या है? अद्वैत। तो हम सही और गलत का जो पहचान है उसे करने के लिए मन को और शरीर की स्थिरता की बहुत जरूरत है। इसलिए जब हम आसन की प्रैक्टिस करते हैं, हम अपने मन को उतना स्थिर करने की कोशिश करते हैं, अपने शरीर को इतना स्थिर करने की कोशिश करते हैं कि हम धीरे धीरे ड्युअलिटी से नॉन ड्युअलिटी की तरफ या द्वैत से अद्वैत की तरफ जा सके। हठ योगा कैन हेल्प अस इन रिकॉग्नाइजिंग आवर बिहेवियर एंड रिस्पॉन्ड मोर इफेक्टिवली टू आवर एक्सपीरियंसेस। जो भी मैंने कहा वही है कि हम आगे जाके बहुत सारी चीजों का ध्यान रख सकते हैं। अभी हम देखेंगे जनरल बेनिफिट्स ऑफ आसना। मतलब आसना के बारे में हमने देखा कि हठ योग प्रतिपिका में कहा है 3 बेनिफिट, पर हम इन जनरल भी देखेंगे आसना के बेनिफिट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हेल्थ एंड फिटनेस बेनिफिट एवरीबॉडी नोज कि हमें शांति आती है, हम फोकस हमारा बढ़ता है, कैलोरी बर्न तो ठीक है, मगर साथ में हम फैट लॉस भी कर सकते हैं, हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल करते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे क्या कहते हैं, कभी कभी हम आजकल तो बहुत कॉमन है थेरेपेटिक बेनिफिट ऑफ हठ योगा। हम सबने देखा है कि बहुत सारी नेक रिलेटेड इश्यूज, बैक रिलेटेड इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं विथ चेन्स ऑफ आसनास। तो हम आसनों को उस हिसाब से फॉलो करते हैं अपने शरीर की व्याधि के हिसाब से, तो वो व्याधियों को हम दूर कर सकते हैं। तो वो हमारे बॉडी को रेगुलेट करता है, हमारे शरीर में से व्याधियों को दूर करता है, तो हेल्थ एंड फिटनेस बेनिफिट देता है। सेकेंड है अवेयरनेस। अलाइन बॉडी, ब्रीथ एंड माइंड एंड डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड टू इनर बीइंग। फोकसिंग इनसाइड हेल्प्स अस टू मेक वन अवेयर ऑफ द वे वन थिंक्स एंड रिएक्ट्स। जो हमने अभी देखा, जो हमारी अवेयरनेस है उसे बढ़ाता है। अल्टीमेटली जो सेल्फ रियलाइजेशन है वो अवेयरनेस है। हमारी कॉन्शियसनेस को हम बढ़ा रहे हैं, हमारी अवेयरनेस को बढ़ा रहे हैं। तो उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है आसन। हमने क्रियाएं कर ली, उसके बाद हम आसन जब शुरू करते हैं तो हम अपने अवेयरनेस के एक स्टेप आगे जाते हैं, हम अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते हैं बाय getting aware at least of our the physical body and the breathe which we can see from the movement of our body. Okay, spiritual development, balance is opposite aspect। हमने देखा कि सन और मून, जो हीटिंग एनर्जी हमारे बॉडी में और कूलिंग एनर्जी, उन दोनों को बैलेंस करने के लिए, वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए, उन सबको बैलेंस करने के लिए हम आसन की प्रैक्टिस करते हैं। और आसन की प्रैक्टिस हमारे अंदर डिवाइन एनर्जीज को डेवलप करती है। अल्टीमेटली हठ योगा का जो एम है वो कुंडलिनी शक्ति, जो हमने इसके बारे में आगे के सेशन में भी देखा, जो अभी लेटेंट फॉर्म में हमारे मूलधारा चक्र पर है, उसे एक्टिवेट करते हुए, सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करते हुए, जो हमारे स्पाइन में है, स्पाइन के आगे की तरफ, उसे एक्टिवेट करते हुए, जो अभी लेटेंट है या उसमें कचरा है या उसमें ऑब्स्ट्रैक्ट्स है, उसे हटाते हुए उस एनर्जी फ्लो को हमें अपने सहस्त्रार चक्र तक लेके जाना है। तो जब हम आसन को रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो अपने एक एक एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट करते हैं, एक एक एनर्जी क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी को क्लीन करते हैं और एक एक चक्रास को एक्टिवेट करते हैं और फाइनली कुंडलिनी शक्ति को अवेकन करते हैं। ओके, तो ये है फ्यू बेनिफिट्स ऑफ आसना। तो नेक्स्ट जो स्टेप है, अभी हमने क्या किया, हमने शरीर, हमारे स्थूल शरीर को स्ट्रेंथनिंग किया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारी प्राणिक एनर्जी, मतलब हमारी सूक्ष्म शरीर की ओर जाते हुए हम अपने प्राणायाम की तरफ जाएंगे, जिसके बारे में हमने बहुत ज्यादा अच्छी तरह से डिटेल में कल ही जाना है। तो हठ योग प्रतिपिका में प्राणायाम का श्लोक है चले वाते, ये काफी हम हमेशा बोलते हैं, चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत् योगी स्थाणु त्वमाप्नोति ततो वायु निरोधयेत्। मीन्स हमारा मन और हमारे जो प्राण है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, चित्त और प्राण। जैसे जैसे हमारा प्राण ऊपर नीचे होता है, हमारा चित्त, मन भी हमारा व्यग्र में रहता है। तो हमें क्या करना है, हमको अगर अपने मन पर कंट्रोल करना है तो सबसे पहले हमें अपने प्राणों पर कंट्रोल करना है, विच इज वेरी इजी। अगर मैं आप सबको बोलूं अभी आप मेडिटेशन में बैठ जाओ, आंख बंद करो और अपनी उंगलियों को ऐसे रख दो और आप मेडिटेशन करना शुरू करो, हम सब कर पाएंगे क्या? इतना इजी नहीं है ना मन पर काबू पाना।
इनफैक्ट जब स्पेसिफिकली बैठने बोलते हैं ना, तभी तो मन में और भी ख्याल आने लग जाते हैं और भी सोचने लग जाते हैं। तो हम वो तो नहीं कर सकते, तो हम और क्या कर सकते हैं? तो हम प्राणायाम के द्वारा पहले अपने प्राण पर कंट्रोल लाते हैं और फिर धीरे धीरे अपने मन पर, क्योंकि प्राण और मन के बीच में एक कनेक्शन है। जब जब आप देखेंगे कि आपके प्राण एकदम रिलैक्स्ड होते हैं, तब तब आपका मन शांत रहता है। जैसे आपके मन में व्यग्रता आती है, हमारे जो प्राण है शरीर में, जो हमारा ब्रीदिंग है, वो भी इम्बैलेंस हो जाता है। तो प्राण इज द लाइफ फोर्स, वाइटल एनर्जी which is responsible for all the functions physical mental in human being। ये हमारे पूरे बॉडी की एक्टिविटीज को मेंटेन करता है। प्राण जो हमारे शरीर में, उनके बारे में हमने कल देखा था 10 प्रकार के प्राण, जो हमारे सारे शरीर की एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं। आयाम मीन्स उसे कंट्रोल करना, कंट्रोल से ज्यादा स्वात्माराम जी कहते हैं उसे स्ट्रेच करना, एक्सपांड करना, और उसे स्ट्रेच करते हुए उस जगह पर ले जाना जहां पर हमें उसे ले जाना है, अपने हिसाब से उसे घुमाना और उस जगह पर लेके जाना। तो आयाम का मतलब है कंट्रोल एंड स्ट्रेचिंग एंड एक्सपांडिंग इट टू गो इट टू फ्लो इट थ्रू सुषुम्ना नाड़ी। ये हमारा अल्टीमेट एम है। प्राणायाम मीन्स कंट्रोल ऑफ प्राण बाय स्ट्रेचिंग इट। तो पतंजलि योग सूत्र में हम प्राणायाम के बारे में देखेंगे ना, तो उधर ब्रीदिंग के बारे में ज्यादा एम्फेसाइज किया, जबकि हम हठ योग देखेंगे ना, तो उसमें कुंभक के बारे में बहुत ज्यादा बात की। कुंभक का मतलब होता है रिटेंशन ऑफ द ब्रेथ, न श्वास लेना और न ही श्वास को छोड़ना, उस अवस्था को कुंभक कहते हैं। न श्वास ले रहे हैं न श्वास छोड़ रहे, फिर भी हमें कुछ नहीं हो रहा है, हम एकदम स्थिर मन रख सकते हैं, उस स्थिति को कुंभक कहते हैं। इसलिए स्वात्माराम जी तो प्राणायाम भी नहीं कहते, वो सारे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को कुंभक ही कहते हैं। वो कहते हैं कि जो भी प्राणायाम करते हैं उन्हें कुंभक वो कहते हैं, मतलब रिटेंशन के साथ जो किए जाते हैं, मुद्रास और बंधास के साथ जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज किए जाते हैं, उसे ही वह प्राणायाम कहते हैं। ओके, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम आर डन इन द बिगिनिंग फॉलोड बाय 8 वेराइटीज ऑफ कुंभक। मींस हम पहले अनुलोम विलोम करके अपनी सारी नाड़ियों की, जो हमने देखा था 72,000 नाड़ियों के बारे में हमने जाना था, वो सब नाड़ियों को क्लीन करने के बाद ही हम प्राणायाम की तरफ जाते हैं। तो हम क्रिया करते हैं, हम आसन करते हैं, फिर हम प्राणायाम के पहले अनुलोम विलोम करते हैं और फिर ही हम प्राणायाम की तरफ जाते हैं। हम 8 कुंभक जो हठ योग प्रदीपिका में बताए हैं उन्हें परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि प्राणायाम मतलब प्राणायाम के थोड़े से बेनिफिट्स क्या है या हम उसे क्यों करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्राणायाम करने से भी, सिर्फ प्राणायाम करने से भी शरीर के बहुत सारे डिजीज एलिमिनेट हो जाते हैं। पर अगर हम प्राणायाम गुरु के क्या बोलते, गुरु के अंडर होके नहीं करते या उसकी सही टेक्निक को जानते हुए नहीं करते, तो वही प्राणायाम हमारे शरीर में व्याधि भी ला सकते हैं। इसलिए स्वात्माराम जी कहते हैं कि कहीं पे भी आपको कोई भी चीज गुरु के अंडर रह के हुए ही करनी है, गुरु की छत्र छाया में, उनके परीक्षण में ही करनी है। अगर आप उसे बराबर नहीं करते हैं तो आपके शरीर में व्याधियां भी आ सकती है, और अगर हम उसे बराबर करते हैं तो ये व्याधियां निकल भी जाती है। सो प्राणायाम प्योरिफाइज ऑल इम्प्योरिटीज इन द बॉडी एंड स्ट्रेंथन द प्राणमय कोश। तो ये हमारे प्राणमय कोश को स्ट्रेंथनिंग करता है। He also emphasized on connection between pran and mind. One works, other works. One stops, other stops. Every state of mind is reflected by responding change in the breathing pattern. Panch pran in the body enable all the function, physical, physiological and mental, to happen in an optimum manner. जो हमने अभी देखा वही लिखा है। It brings mental calmness and peace. हम कर रहे हैं प्राणमय कोश पर काम, पर प्राणमय कोश पर काम करते करते हम धीरे धीरे अपने मनोमय कोश को भी स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। कैसे? तो प्राण और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्पिरिचुअल बेनिफिट क्या है? ये धीरे धीरे जब हम प्राणायाम करते हैं ना, मुद्रास और बंदास के साथ, तो हम कुंडलिनी अवेकन करते हैं, विच इज स्पिरिचुअली हम एनलाइटन होते हैं। स्पिरिचुअली हम एनर्जी फ्लो को अपने कंट्रोल में लाके हम सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं।
स्टोर ऑफ प्राण इज इंक्रीज, thereby increasing the energy levels. ये सब क्यों जरूरी है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम क्यों एनर्जी के ऊपर इतना बात कर रहे हैं? क्योंकि जब हम अल्टीमेट एम की तरफ मेडिटेशन में आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे ऐसी एनर्जी फ्लो हमारे शरीर में आती है, जिस एनर्जी फ्लो को हमारे शरीर को बेयर करने के लिए हमें अपने आप को सक्षम करना पड़ता है. वी हैव टू मेक आवर बॉडी रेडी फॉर दैट एनर्जीज. अगर 6 वोल्ट का सॉकेट है, उसमें आप 200 वोल्ट का बल्ब डालोगे तो क्या वो चलेगा? क्या वो फट जाएगा? राइट, वो नहीं चल पाएगा. सेम वे, अगर हमारा शरीर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे अपने पाथ में? नहीं बढ़ पाएंगे. तो हम क्या कर रहे हैं? We are trying to strengthen all our koshas. We are trying to make our body eligible for those energy, for those vibrations which are going, we are going to receive while going ahead in our path. Okay. थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट अंग है, वो है मुद्रास एंड बंधास. इसके बारे में भी हमने बहुत अच्छी तरह से जाना था जब हमने ब्रह्म मुद्रा का सेशन अटेंड किया था, और भी बहुत सारे सेशंस में इसके बारे में बात हुई थी. तो मुद्रास और बंधास हमारे आप कह सकते हो कि बॉडी, फिजिकल बॉडी, हैंड्स, फेस जेस्चर से जो हम करते हैं उसे मुद्रा कहते हैं. मुदम आनंदम ददति इति मुद्रा, जो हमें जॉय देती है उसे मुद्रा कहते हैं. और स्वात्मा राम जी तो कहते हैं कि आसन और प्राणायाम इनइफेक्टिव है अगर हम मुद्रास और बंधास के साथ उसे नहीं करते. इसलिए मुद्रास और बंधास का इतना इम्पोर्टेंस है. क्योंकि क्या होता है, जब भी हम आसन और प्राणायाम मुद्रास के साथ करते हैं तो हम अपने अन्नमय कोश से अपने प्राणमय कोश की ओर जाते जाते अपने मनोमय कोश को स्ट्रेंथनिंग करते हैं. हम अपने एनर्जी फ्लो को अपने कंट्रोल में लाते हैं. बंद लगाने से उसे अच्छी तरह से हम लोकेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जहां पे भी हम उसे भेजना चाहते हैं. तो उस वजह से मुद्रास और बंधास बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है फॉर आसन और प्राणायाम के इफेक्ट के लिए. ओके, सो यही लिखा है कि अन्नमय कोश परफॉर्म्स मुद्रा which affects मनोमय कोश थ्रू प्राणमय कोश. हमारे मनोमय कोश को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए हम अपने अन्नमय कोश की मदद लेते हैं, और प्राणमय कोश को स्ट्रेंथनिंग करते करते अपने मनोमय कोश को स्ट्रेंथनिंग करते हैं. ओके, बंधास का लिटरल मीनिंग हम सबको पता है, न्यूरोमस्कुलर लॉक. इसका इंटेंशन क्या है? जो अभी मैंने बताया कि अपने अरेस्ट टू फ्लो, जो हमें जिस जहां से उसे भेजना है उसे हम वहां भेज सके, उसके लिए हम उसको अरेस्ट कर देते हैं. आप देखेंगे कि प्राण का जो नेचर होता है ना, वो मूविंग होता है. आप कभी भी प्राण को स्थिर नहीं देख सकते. प्राण कभी भी स्थिर नहीं रहते, वो मूविंग रहते हैं. तो वो जब मूविंग रहते हैं उसे हमें बांधना पड़ता है, तभी जाके वो एक जगह पर आता है. और उसी को मुद्रास एंड बंधास कहते हैं. जब हम प्राणायाम या आसन करते वक्त मुद्रा और बंधा लगाते हैं, हम प्राण को क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट करके उसे अपने हिसाब से एनर्जाइज या फ्लो करने की कोशिश करते हैं. ओके, गुड हेल्थ एंड ऑल्सो हेल्प्स इन अटेनिंग अष्ट सिद्धीज. हम सबने जाना है अष्ट सिद्धीज के बारे में, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य. तो ये जो सारी सिद्धीज है, अष्ट सिद्धियां जो हनुमान जी के पास थी, वो सारी अष्ट सिद्धियों को एकम्प्लिश करने के लिए हम जब भी योगा के पाथ में आगे यूज करना इन आवर योग अभ्यास इज वेरी मच रिक्वायर्ड. ठीक है, तो फाइनली हम आते हैं मेडिटेशन के ऊपर, विच इज वेरी कॉमन एंड विच इज, हम कह सकते हैं कि हर एक योग का फाइनल अल्टीमेट एम होता है मेडिटेशन, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन. हम मेडिटेशन करने के लिए हठ योगा में हमने क्या किया? मनोमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश को अपने कंट्रोल में स्ट्रेंथन किया, उसे स्ट्रॉन्ग किया, और अभी हम उनको अपने कंट्रोल में लाए. अभी हम किसकी तरफ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं विज्ञानमय और आनंदमय कोश की तरफ बाय परफॉर्मिंग मेडिटेशन. ओके, सो हाईएस्ट प्रैक्टिस इन ऑल फॉर्म्स ऑफ योगा, ऑल्सो इन स्पिरिचुअल डिसिप्लिन. आसन हमारे शरीर को स्ट्रेंथनिंग करता है, प्राणायाम एंड प्रत्याहार हमारे मन को कंट्रोल करता है,
और मेडिटेशन हमारे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को कंट्रोल करता है या उसे स्ट्रेंथनिंग करता है। तो एम क्या है? उन्मनी अवस्था या मनोन्मनी अवस्था। स्वात्मा राम जी का सबसे मेन कहना है कि बॉडी जो है उसके आसक्त नहीं होना है, शरीर को मशीन है, उसे इस्तेमाल करना है टू गो टूवर्ड्स आवर पाथ, टू एम, पर उसके आसक्त न होते हुए हठ योगा कहता है कि गो यूज द बॉडी टू गो बियॉन्ड द बॉडी, शरीर की और शरीर का मदद लेके हमें शरीर के ऊपर की ओर या उसके अंदर की ओर जाना है। तो उस अवस्था में जहां पे मन में कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, उस अवस्था को कहते हैं मनोन्मनी अवस्था। उस अवस्था को अचीव करना है, हमें समाधि की तरफ जाना है और मनोन्मनी और उन्मनी अवस्था को अचीव करना है। तो उस अवस्था को अचीव करने के लिए हम नादानुसंधान करते हैं, जो फोर्थ अंग है हठ योगा का या हठ योग प्रदीपिका का, जिसमें हम नाद की अवेयरनेस, जो साउंड अंदर अनंत नाद चल रहा है उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसे सुनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको अंदर कुछ देखना है तो आपको अंदर ही जाना पड़ेगा, बाहर तो नहीं पता चलेगा। अगर आपको शरीर में कुछ हो रहा है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है? चेक करता है ना, तभी उसे पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है। सेम वे हमको अगर अपने आप को जानना है तो हमको अंदर जाना पड़ेगा। इसलिए हमेशा कहते हैं योगा इज वर्क इन। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को जानना चाहते हैं, अपने आप को देखना चाहते हैं। वर्कआउट इज हम जो फिजिकल बॉडी के लिए करते हैं, पर जो हम वर्क इन कर रहे हैं वो हम अपने अंदर देख रहे हैं। तो जब हम नादानुसंधान की तरफ जाते हैं, मीन्स नाद को ढूंढते हैं, अंदर इटर्नल जो नाद है उसे सुनने की कोशिश करते हैं, तब हमें सेल्फ रियलाइजेशन होता है। तब उस एनर्जी लेवल, वो हमारी जो अवेयरनेस है वो एकदम हाईएस्ट होती है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो एकदम हाईएस्ट होती है। तो ये है बेसिक मेडिटेशन के बारे में जो हमने अभी देखा। जब जनरली हम हठ योग प्रदीपिका में उसे देखते हैं तो वो फोर्थ अंग नादानुसंधान। और सेम वे जब हम इन जनरल मेडिटेशन की बात करते हैं तो दो प्रकार के मेडिटेशन होते हैं, वो है कॉन्सेंट्रेटिव और माइंडफुलनेस। कॉन्सेंट्रेटिव विच वी रेगुलरली डू, लाइक हम मोमबत्ती के ऊपर ज्योति ध्यान करते हैं, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। जैसे हम अगर पतंजलि योग सूत्र की बात करेंगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की बात की है, सन, मून, हम बहुत सारी चीजों पर मेडिटेट कर सकते हैं। जबकि माइंडफुल मेडिटेशन होता है वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, हम अपने मन, अपने विचारों पर फोकस करते करते उन्हें शून्य करने की कोशिश करते हैं, उन्हें कम करने की कोशिश करते हैं, माइंड पर हम फोकस करते हैं डायरेक्टली, उसे माइंडफुल मेडिटेशन कहते हैं या जेन मेडिटेशन भी कहते हैं। तो मेडिटेशन अवेकन्स द कुंडलिनी शक्ति which leads us to self realization. So this is the ultimate path. हठ योगा का हमने जो फ्लो देखा उसका भी अल्टीमेट एम यही है, वो है हमें अवेकन, हम अवेयर हो जाते हैं अपने आप के बारे में, सेल्फ अवेयरनेस आती है, शक्ति, शिव और शक्ति का मिलन होता है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और हमें मोक्ष के द्वार की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हठ योगा में हमने ये सब कुछ जो देखा ना, वो सब कुछ काफी हद तक इंटरनल था, इनर था। पर स्वात्मा राम जी ने और भी बहुत सारी चीजें बताई है, जैसे कि फिजिकल बॉडी के लिए आसन और क्रियाएं जितनी जरूरी है उतना ही हमें खाना, जो हम जिस प्रकार का योगी को खाना खाना चाहिए उसके बारे में भी काफी डिटेल में बताया है उन्होंने। तो वो क्या कहते हैं कि उसके लिए एक श्लोक बहुत ही सुंदर है, सुस्निग्ध सुमधुर आहारश्च चतुर्थांश सुस्निग्ध सुमधुर आहारश्च चतुर्थांश विवर्जित भुज्यते शिव संप्रीत्यै मिताहारश्च उच्यते। वो कहते हैं कि जो भी योगी को खाना चाहिए वो खाना एकदम लाइट, सुस्निग्ध मीन्स सुंदर, सुस्निग्ध मीन्स ग्रीसी, काफी ग्रीसी फूड होना चाहिए, मन को मोहे ऐसा फूड होना चाहिए। योगी को अपने शरीर की जो भूख है उससे 1/4 भूख रखते हुए 3/4 ही खाना खाना चाहिए। और सबसे मेन चीज है कि उसे ग्रैटिट्यूड मीन्स शिव या फिर आप किसी भी लॉर्ड जिनको फॉलो करते हैं उन्हें वो क्या बोलते हैं, उन्हें चढ़ा के या उनको याद करते हुए ही उस खाने को ग्रहण करना चाहिए, मतलब मिताहार लेना चाहिए। एक योगी को मिताहार ही लेना चाहिए। तो
कैसा होता है नॉर्मली मिताहार, तो वो हम जनरल देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें बताई गई है, इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, पर बेसिकली लेक्टो वेजिटेरियन डाइट, जैसे फ्रूट्स हुए, वेजिटेबल्स हुए, नट्स हुए, बहुत सारी उसमें उन्होंने बहुत सारी वेजिटेबल्स के नाम भी दिए हैं, बहुत सारी चीजें बताई है जो नहीं खानी चाहिए। पथ्य और अपथ्य के बारे में भी बहुत सारी डिटेल में श्लोक है, जिसमें चीजों के नाम है जो हम कुछ हद तक फॉलो कर सकते, कुछ हद तक नहीं, क्योंकि वो टाइम की जो चीजें थी वो भी शायद मिलती भी नहीं है, हमने कभी सुनी भी नहीं है, तो हम उतना फॉलो तो नहीं कर सकते। पर एक एक क्या बोलते हैं, हम एक ये ले सकते हैं कि उन्होंने देखा है कि जो भी पंजेंट फूड होते हैं वो वहां पर मना कर देते हैं, जो भी लाइट स्मेल वाली चीजें होती है वो ज्यादातर वो लेने कहते हैं, या बहुत सारी ज्यादा चीजों को मिक्स करने की मना करते हैं, कि बहुत सारी चीजें जब हम मिक्स करते हैं, बहुत सारे रसों को मिक्स करते हैं, तो वो हमारे डाइजेशन को हैम्पर करता है, और जैसे हमारा डाइजेशन वीक होता है हम देखेंगे कि हमारा मन भी खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना जो भी रोग है ना हमारे शरीर में, ज्यादातर हमारे पेट से ही आते हैं। हमने देखा है कि कुछ भी खाते हैं तो हमें सबसे पहले प्रॉब्लम हो जाता है, तो जो भी हमारे शरीर में व्याधियां है ना वो ज्यादातर पेट से शुरू होती है। इसलिए आहार भी उतना जरूरी है, क्योंकि आहार जो हम खाते हैं वही डाइजेस्ट होने वाला है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही हमारा बाकी का सिस्टम्स इन प्लेस रहेगा, तो उसके लिए आहार का भी उतना ही महत्व है। ठीक है, तो ये हम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो क्योंकि ये हमें फिजिकली फिट रखता है। जितना हम फिजिकली फिट है उतना साइकोलॉजिकली फिट रहेंगे, और उतना ही हम स्पिरिचुअली भी अपने आप को फिट रख पाएंगे। क्योंकि अगर हम जैसे देखेंगे मांसाहार खाना, तो मांसाहार क्या होता है, तो मांसाहार की नाप कहते हैं, मांसाहार क्यों मना करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक योगी को क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअली इट इज नॉट राइट कि हम किसी की हत्या करके उसे खा रहे हैं, या फिर वो जब उसकी हत्या हो रही होती है तब जब उसकी मानसिक स्थिति होती है वही चीजें हमारे शरीर में भी जाती है, तो वो जो ऑरा है वो हमारे अंदर जाता है, विच इज नॉट गुड फॉर अस। तो इसलिए मांसाहार का वो त्याग करने कहते हैं। ज्यादातर हम कहते हैं कि वेजिटेरियन फूड, फ्रेश फूड खाया जाता है, ज्यादा दूसरी बार गर्म किया हुआ खाना भी नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे सब बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में डिटेल में आहार के ऊपर भी स्वात्माराम जी ने हठ योग प्रदीपिका में, या आप घेरंड संहिता देखेंगे तो उसमें भी काफी हद तक बहुत डिटेल में ये सब चीजों के बारे में बताया गया है। तो अभी हमने देखा कि हठ योग जो है वो हम हर जगह पर देखते हैं कि सब आसन और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, पर कहीं ना कहीं उसका जो मेन बेस है जो है सेल्फ रियलाइजेशन, वो कहीं ना कहीं छूट रहा है, इट इज लॉस्ट। क्योंकि हम कभी भी पढ़ाई भी करते हैं, लकीली वी आर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, वी हैव स्टडीड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, जहाँ पे बहुत अच्छी तरह से हमें इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। पर अगर आप आगे बाहर देखेंगे, बाहरी दुनिया में, जैसे वेस्टर्न कल्चर में, या आप बहुत सारी योगा इंस्टीट्यूट्स में भी देखेंगे, जहाँ पे ज्यादातर हठ योग को एक आसन तक ही सीमित किया जाता है या प्राणायाम तक ही सीमित किया जाता है। तो बहुत जगह पर उसके वेरिएशंस भी आ जाते हैं, जिसमें सेल्फ रियलाइजेशन या अल्टीमेट एम जो है वो तो कहीं भी घूम गया होता है, वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ओरिएंटेड रह चुका है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमें जितना हो सके किसी भी योग की हिस्ट्री को जानना उतना ही जरूरी है। अगर हम किसी भी योग को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके बारे में जानना, उसके अल्टीमेट एम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो जितना अभ्यास मैंने आरंभ योगा इंस्टीट्यूट से जब पढ़ाई की थी, तब हमें सुषमा मैम ने इतना डिटेल में थियोरी को इतना इंपॉर्टेंस देते हुए और फिर प्रैक्टिकल को बताया था, तो इतना अच्छी तरह से हमें पता था। पर मैंने कहीं ना कहीं देखा है कि दूसरी इंस्टीट्यूट्स में इतनी अच्छी तरह से हिस्ट्री ऑफ हठ योगा के ऊपर नहीं बताया जाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि हठ योगा की हिस्ट्री भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जाननी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब आजकल फिजिकल एस्पेक्ट को बहुत महत्व दे रहे हैं। एवरीबडी इज गिविंग वेरी मच इंपॉर्टेंस टू द फिजिकल बॉडी, और कहीं ना कहीं फिजिकल बॉडी के बारे में हठ योगा में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दिया गया है, और आगे जाके तो सारे योग मर्ज हो जाते हैं डीप मेडिटेशन की तरफ। तो जितने भी हम योगा टीचर्स हैं उन्हें अच्छी तरह से हिस्ट्री को जान के, और जितने भी हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उन तक हर चीज को, ना कि सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट और मेंटल एनर्जी एस्पेक्ट भी हमें अच्छी तरह से सिखाना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि ओवरऑल मॉडर्न लाइफस्टाइल में हठ योगा बहुत इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज्यादा रिलेट कर सकते हैं।
और वो हमारे हर फिजिकल एस्पेक्ट और मेंटल एस्पेक्ट को बैलेंस करता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वी कैन मोर प्रोपोगेट द हिस्ट्री ऑल्सो, एंड ऑल्सो नॉट ओनली द फिजिकल एस्पेक्ट बट ऑल्सो द क्या बोलते हैं थियोरी एस्पेक्ट्स ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पे मैं अपने आप को कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच।